नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो अक्सर अधिकारों की बड़ी बड़ी बहसों में कहीं खो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की। ये क्यों जरूरी हैं और क्या ये सिर्फ कुछ नैतिक सलाह है? चलिए आज इसी को समझते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप यूपीएससी पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं या रिवीजन के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपके बहुत काम आने वाली है। हम हर टॉपिक टू एग्जाम के नज़रिए से बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। हम सब अपने अधिकारों को लेकर, अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत अवेयर रहते हैं और रहना भी चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि अधिकारों के इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी हमारे कर्तव्य? तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इन नागरिक कर्तव्यों की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन 11 मौलिक कर्तव्यों को जानेंगे जो आज संविधान का हिस्सा हैं। उनकी खास बातें क्या हैं, उनका महत्व क्या है और उनकी आलोचना क्यों होती है, ये भी समझेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्हें असल में इन्फोर्स किया जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई जब 1950 में हमारा संविधान बना तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों नहीं थीं? क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे जरूरी नहीं समझा? देखिए, इसकी पूरी कहानी इस टाइमलाइन में है। 1950 में जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, उसमें नागरिकों के लिए कोई कर्तव्य नहीं थे। फिर आया 1975 का दौर, देश में इमरजेंसी लगी। उस वक्त ये बहुत शिद्दत से महसूस किया गया कि नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की बात ना करें, उन्हें अपने कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए। इसी सोच के साथ 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई और बस इसी समिति की सिफारिशों पर 42nd अमेंडमेंट के जरिए संविधान में एक बिल्कुल नया चैप्टर पार्ट 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया। इसमें शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, बाद में 2002 में 86th अमेंडमेंट से एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम किरदार पर आते हैं, स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति ने मौलिक कर्तव्यों की पूरी नींव रखी थी। अब देखिए, ये स्लाइड यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह समिति ने कई सिफारिशें दी, लेकिन सरकार ने सारी नहीं मानी। जो बातें मान ली गईं वो थी एक अलग चैप्टर बनाया जाए और उसमें 10 कर्तव्य हों। सिंपल। लेकिन जो बातें नहीं मानी गईं वो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। पहली, समिति ने कहा था कि अगर कोई कर्तव्य नहीं मानता है तो उस पर पेनल्टी लगे और उस पेनल्टी को किसी भी कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके। सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बड़ी सिफारिश थी कि टैक्स पे करना भी एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इसे भी शामिल नहीं किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 51A में लिखे वो 11 मौलिक कर्तव्य आखिर हैं क्या। तो ये रही वो 11 कर्तव्यों की पूरी लिस्ट। अब इन्हें याद रखने के लिए हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले वो कर्तव्य हैं जो सीधे सीधे राष्ट्र के प्रति हैं, जैसे संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर देश की सेवा करना। दूसरा ग्रुप हमारे सोशल और मॉरल वैल्यू से जुड़ा है, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को दिल में संजोना, भाईचारे को प्रमोट करना और हमारी मिली जुली संस्कृति का सम्मान करना। फिर एक ग्रुप है जो एनवायरनमेंट और साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है, यानी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक सोच को अपनाना। और आखिर में व्यक्तिगत विकास और शिक्षा से जुड़े कर्तव्य, मतलब एक्सेलेंस की ओर बढ़ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना और सबसे नया वाला 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना। अब इन कर्तव्यों को तो हमने देख लिया, पर जो बात इनसे भी ज्यादा दिलचस्प है वो है इनकी प्रकृति, इनका नेचर। चलिए इनकी मुख्य विशेषताओं को डिकोड करते हैं। देखिए, इनकी 4 खास बातें हैं। पहली, इनमें मॉरल और सिविक दोनों तरह की ड्यूटीज हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना एक मॉरल ड्यूटी है, वहीं राष्ट्रध्वज का आदर करना एक सिविक ड्यूटी। दूसरी, ये कर्तव्य हमारी भारतीय परंपरा और मूल्यों को दिखाते हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात, ये सिर्फ भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। और चौथी, सबसे जरूरी फीचर, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। तो ये नॉन जस्टिफिशिएबल का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इन्हें आप सीधे तौर पर कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवा सकते। मतलब अगर कोई नागरिक किसी मौलिक कर्तव्य को नहीं मानता तो आप सिर्फ इस आधार पर उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। चलिए अब उस बड़ी बहस पर आते हैं जो इन कर्तव्यों को लेकर हमेशा चलती रहती है।
एक तरफ इनका महत्व और दूसरी तरफ इनकी तीखी आलोचना। तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह इसके भी दो पक्ष हैं। महत्व की बात करें तो ये हमें नागरिकों को याद दिलाते हैं कि भाई अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज के खिलाफ एक चेतावनी का भी काम करते हैं। वहीं आलोचक कहते हैं कि ये लिस्ट तो अधूरी है, इसमें वोटिंग और टैक्स पेइंग जैसे जरूरी कर्तव्य तो हैं ही नहीं। और कुछ कर्तव्य जैसे सामाजिक संस्कृति या वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये इतने वेग हैं, इतने अस्पष्ट हैं कि आम आदमी के लिए इन्हें समझना ही मुश्किल है। तो इनके महत्व पर अगर और गौर करें तो ये सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है, ये नागरिकों में डिसिप्लिन और कमिटमेंट की भावना जगाते हैं। और इससे भी बढ़कर ये कोर्ट्स के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। जब अदालत किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करती है तो वो ये भी देखती है कि क्या वो कानून किसी मौलिक कर्तव्य को लागू करने में मदद कर रहा है। अगर हाँ, तो उस कानून को वैलिड ठहराया जा सकता है। और ये कोर्ट आलोचना का पूरा सार बता देता है। आलोचकों ने इन्हें नैतिक उपदेशों का एक कोड कहा है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे कोई कानूनी सजा का डर नहीं है। ये एक तरह से सिर्फ सिफारिशें हैं जिनका पालन करना या न करना व्यक्ति पर छोड़ दिया गया है। तो यहां से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ये नॉन जस्टिशिएबल हैं तो क्या ये पूरी तरह से पावरलेस हैं? क्या इन्हें लागू करने का कोई तरीका है ही नहीं? चलिए पता लगाते हैं। और इस पहेली को सुलझाने की चाबी मिलती है हमें 1999 में बनी वर्मा समिति की रिपोर्ट में। इस समिति ने उन मौजूदा कानूनों को आइडेंटिफाई किया जो कहीं ना कहीं इन मौलिक कर्तव्यों को लागू करने में मदद करते हैं। और यहीं पर सारा खेल समझ आता है। वर्मा समिति ने बताया कि भले ही ये ड्यूटीज डायरेक्टली इन्फोर्सेबल ना हो, हमारे पास पहले से ही ऐसे बहुत से कानून हैं जो इन्हें इनडायरेक्टली लागू करते हैं। जैसे हमारा पहला कर्तव्य है राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। इसके लिए हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है। भाईचारे को बढ़ाने वाले कर्तव्य को लागू करने के लिए आईपीसी में प्रोविजंस हैं। पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से ताकत मिलती है। तो मतलब सीधा रास्ता ना सही, पर इन्हें लागू करने का एक इनडायरेक्ट लीगल फ्रेमवर्क बिल्कुल मौजूद है। तो लबो-लुबाब ये है कि भले ही संविधान का पार्ट 4A नॉन जस्टिशिएबल हो, लेकिन इसके जो सिद्धांत हैं उनको कई मौजूदा कानूनों का सपोर्ट मिला हुआ है। ये एक मॉरल कॉम्पस की तरह है जिन्हें लीगल फ्रेमवर्क का सहारा भी है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, क्या आज के लोकतंत्र में सिर्फ अधिकारों पर जोर देना और कर्तव्यों को भूल जाना हमारी सामूहिक नींव को कहीं ना कहीं खोखला तो नहीं बना रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।